हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं विद्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्त, मैं आपका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हो, मैं भी उसी तरह से पढ़ाई करता हूं। और मैंने टेक्स्ट बुक से एक कोर्स लिया था एनटीपीसी सीवीटी 2 का। ठीक है, तो मैं उसी का बस आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप भी अगर लगे कि मैं ठीक हूँ तो फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और टेक्स्ट बुक किस तरह से पढ़ाती है या फिर उसका कंसेप्ट कैसा होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और जिनको अवेलेबल नहीं हो पाता है वो यहाँ से सीख पाएँ। और जो टेक्स्ट बुक खरीदना चाहते हैं, बाईपास लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। आप उसे इंस्टॉल कर लें और फिर ईयरली टेक्स्ट बुक पास खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो है मैथ सेक्शंस, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत को। ठीक है, तो देखिएगा अच्छी तरीके से। ओके, आज जो प्रतिशत जो पढ़ेंगे हम, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी सेक्शन। ठीक है, थ्योरी कहने का मतलब सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग आज के चैप्टर में। ठीक है, जब तक इस हम लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग क्वेश्चंस की और सही से बढ़ नहीं पाएंगे। और आपको जो है प्रतिशत का पूरा कंसेप्ट आपको समझना होगा। और फिर इससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे टाइप वाइज हम क्वेश्चंस बनवाएंगे आपसे। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा टाइप वाइज बनाऊंगा, जैसे टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। और फिर क्वेश्चंस रैंक को भी ऊपर लेके जाएंगे। फिर उसके बाद किरण का जो आता है हमारे पास 3500 रेलवे प्लस जो आती है, 3500 प्लस रेलवे मैथ्स। ठीक है, मैं आपको इसका भी चैप्टर वाइज में वीडियो बना रहा हूँ, एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस का लेकर के। ठीक है, आप उससे भी देख सकते हैं। भैया, मैं ये आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो भी हो, भाई हो, दोस्त हो, ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी है ना, ग्रुप डी की और एनटीपीसी की। एनटीपीसी तो चलो लगभग में एग्ज़ाम ले ही लिया है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो इसको तो ले लेगा। अगर इसमें जिसका रिजल्ट हुआ तो फिर सीबीटी 2 के लिए अप्लाई करेंगे और मतलब इसका एग्ज़ाम होना है यहाँ पे। लेकिन ग्रुप डी क्या, ओनली वन फेजेस है, मतलब ओनली एक ही एग्ज़ाम है, ओनली वन एग्ज़ाम। और आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मान लीजिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में हो गया तो एक मौका मिलेगा और सीबीटी 2 में आपको करना है। लेकिन ग्रुप डी में ऐसा नहीं है, जो भी आपको करना है एक ही टाइम में करना है। इसलिए मेरे भाई, जोर शोर से पढ़ो। ठीक है, जोर शोर से पढ़ो और मेहनत लगा के पढ़ो। और एक ही बार अगर आप मेहनत, अगर जान लगा करके झोंक देते हो, सारा चीज़ अगर अपना 100% देते हो तो ज़रूर उसमें निखार आएगा और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जुड़ते हैं इसके साथ। हर तरह से खंगाल खंगाल के पढ़ना है, हर तरह का क्वेश्चन समझना है हमें। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो हो गया स्टार्ट और बढ़ते हैं अपने आगे। देखिए, ये टेक्स्ट बुक का कोर्स रहा। और सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा, जैसे पहला टॉपिक है हमारा कि ये वाली चीज़ें कि प्रतिशत एक भिन्न है। सॉरी, कलर चेंज करना होगा। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर जो है हमेशा 100 होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 5% है, ठीक है, तो आप उसको हमेशा क्या लिखोगे, 5/100 लिखो। ये भी कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि डिप्लरी चलेगी। 5/100 कहने का मतलब 5 एकम 5 से 20 यानी 1/20 होगी। ठीक है, तो ये हुआ फ्रैक्शन है। मतलब प्रतिशत का चिन्ह तो ये होता है, सभी कोई जान रहे हैं, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। आपको ये चीज़ समझना है। जैसे लोग लिखते हैं 20%, तो 20% का मतलब कितना है, 20/100। चलिए, इतना तो बेसिक सभी को पता ही होगा जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे और जो ग्रुप डी में नौकरी लेना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा छोटा सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि यदि p का 40% 80 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है। p का 40%, तो 40% को हम बटा में 100 लिख लेंगे और बराबर कितना है, 80 है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए, ये तो 40 एकम हो गया और 40 दूनी 80 है, तो सीधा सीधी कट गया। तो ये p बराबर जो है 100 और 200 जा करके ये दोनों गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ये सीधा सीधी आ गया हमारा यहाँ पे 200 आंसर। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं है, इतना लगभग में तो आ ही जाना चाहिए सबको। चलिए, मेन जो हमको पढ़ना है और सीखना, तो ये चीज़ को सीखना। देखिए कि ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट
कि x प्रतिशत को भिन्न व्यक्त करना, और इसी से हमारा सारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व होना है। कहने का मतलब अगर कोई x प्रतिशत है तो उसको हम x/100 के रूप में लिखेंगे। अगर कोई 25% है, ठीक है, तो 25% को हम लोग क्या लिखेंगे, 25/100, और इसको फाइनली क्या लिखेंगे, 25 एकम 25 चौके 100, यानी इसका फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अगर मेरे पास रहेगा 16.2/3%, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, 2 50/3%, 50/3% परसेंट है ना, तो हमारे नीचे में क्या आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब 50 एकम 50 दूनी 100, यानी फाइनली 1/6, यानी ये जो 16.2/3% है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1/6, यानी x प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। जैसे एक चीज़ और लेता हूँ, 12.5%, 12.1/2%, देखिए 12 दूनी 24, 25/2, ठीक है, 25/2 % का मतलब नीचे में 100, तो 25 चौके 100, तो कितना बच गया, ऊपर में 1 और नीचे 2 चौके 8। ठीक है, तो हमको इसी चीज़ को यूज करना है, यूज भी हमें इसी चीज़ का करना है। ठीक है, प्रतिशत को हमको भिन्न बदलना है, और जहाँ तक ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ज़्यादातर इसी फॉर्मूले से, और ये हमारा इजी भी होता है। चलिए देखिए, अब एक चीज़ और था कि a/b को हम लोग को प्रतिशत से बदलना है। जैसे अगर कोई है कि 4/5 जो है कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत तो सिंपली 100 से गुना कर देंगे यार, कि 5 से इधर हो गया 20, तो कहने का मतलब 20 चौके 80%। और वही अगर पूछता कि 80% का मतलब कितना होता, तो 80/100 अर्थात 20 चौके 80, 20×25 100, 4/5, तो यही होता है रिवर्स, यानी प्रतिशत को आपको जो है भिन्न में बदलना है, और भिन्न को जो है आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत को जो आप भिन्न बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, अर्थात नीचे 100 होगा, और जब x/y यानी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से आपको गुना करना होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये हुआ आज के चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सेक्शन, मतलब क्या बोलते हैं इसको, थ्योरी सेक्शन ही हमको देखना है, और उसमें से 1-2 क्वेश्चंस को मतलब देखते जाना है। देखिए ये चीज़ जो है हमारा रिजल्ट वैल्यू, ये सब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको सीखना है। अभी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि 50% को 1/2 कैसे लाया, ठीक है, फिर यहाँ से 16.2/3% को 1/6 कैसे लाया, यहाँ से अगर कहें 66.2/3% को 2/3 कैसे लाया, फिर उसके बाद अगर बात करें इसकी 9.1/11% का 1/11 कैसे, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ कैसे करना है, तो आपको ये से समझना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 25% = 1/4, तो जो नीचे वाली होती है ना, नीचे वाली वो होती है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू, या फिर इसको हम लोग कहते हैं बेसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, बेसिक वैल्यू। और ऊपर वाली जो होती है ये होती है रिजल्ट। तो रिजल्ट का मतलब हम लोग कहेंगे इफेक्ट। इफेक्ट का अगर दूसरा नाम दें तो ये प्लस और माइनस, ये 2 चीज़ में रहती है। कहने का मतलब जैसे आप लोग क्वेश्चन सुने होंगे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो इसको हम लिखते हैं 25%। और अगर बोले कि मतलब एक कपड़े के मूल्य, मतलब मीटर में जो मूल्य में होता है उसमें 10% की कमी हो गई, तो हम लोग -10% लिखते हैं। और इसी का मतलब होता है, जैसे मैं अगर इसको समझाना चाहूँ 25% वाले को, तो 25/100, ठीक है, और ये प्लस में, तो 25 एकम 25 चौके 100, यानी एक क्या है प्लस में। देखो अब ये क्या है, बेसिक वैल्यू का मतलब है कि 4 हमारा जो है पहले था, ठीक है, पहले था, और बाद में जो है उसमें 1 रुपये की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि हो गई, 1 रुपये की वृद्धि होगी। तो अब जो बाद में उसका मूल्य आ जाएगा 5 रुपये। तो इसलिए ऊपर वाली जो होती है वो रिजल्ट होती है, फिर इफेक्ट होता है। तो इसी चीज़ को हमको यूज़ करना है और आपको समझना है। अब जैसे एक और लेके समझाता हूँ, ठीक है, एक और लेके समझाता हूँ। देखिए अब जैसे ये है यहाँ पर 37.1/2%, ये कितना हो जाएगा, 37 दूनी 74 और 1 75/2, तो यानी कहने का मतलब है 75/2%। तो परसेंट का मतलब नीचे 100, देखो 25 या 75, 25 चौके 100, टोटल कितना हो गया 3/4 दूनी 8, ठीक है, 3/8। अगर किसी ने कहा कि एक मशीन के मूल्य में 75% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो +75 मतलब 75 कितना हो गया था, 37,74/2%, ठीक है, यानी इतना परसेंट की वृद्धि हुई थी, यानी उसमें 3 रुपये। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे कि उसका पहले का जो मूल्य था, पहले का मूल्य यानी 8 था, कितना था, 8 था, और बाद में कितना हो गया, 3 रुपये उसमें बढ़ गया, यानी 8×3 = 11 रुपये हो गए। तो इसी चीज़ को हमको हमेशा यूज करना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, 31/6 को
परसेंटेज में बदलना है। तो अगर मतलब अंश बड़ा हो, क्या हो, जैसे x बटे वाई हो और यहाँ पे x बड़ा हो हर से, ठीक है, तब क्या करेंगे, पहले इसको पूर्णांक में बदल देंगे। क्या कर लेंगे, पूर्णांक में। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 10/3, तो 10/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3/1/3, ठीक है, 3/1/3। तो 3 को हम लोग बोलेंगे 300% है, और 1/3 को अब परसेंट में लिखना है। तो 1/3 को परसेंट में लिखने के लिए हम लोग 100 से गुना कर लेंगे, यानी 300 प्लस 100/3। तो 100/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33.1/3%। तो 333 इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 333.1/3%। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने समझाई कि 31/6, पहले इसको कर लिए 6×5 = 5 को अलग कर लिया, 1/6 बच गया, और 1/6 आपको पता होना चाहिए 16.2/3% का था। अगर 1/6 हमको नहीं आ रहा है कितना परसेंट होगा, तो 1/6 और गुना 100, 2 तिया 6, 2 से 50, 50/3। तो 50/3 को आपको तोड़ देना है। तो इसको क्या लिखोगे तोड़ के, 16 तिया 48, 2 बच गया, ऊपर 50 और नीचे 3, तो 16.2/3%। आपको याद नहीं करनी है, प्रैक्टिस ही करना है, वो खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यूज करने के लिए हमको सीखना है कि अगर ज़्यादा रहे, जैसे 66 रहे, ठीक है, पूर्णांक 1/3 रहे, तो 66 को भी अलग करके, मतलब सबको अलग करके हम लोग को समझना है। चलिए, टाइम मैनेज करना है, एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेज करना। चलिए, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या समझाया गया है, यहाँ पे समझाया गया कि यदि मात्रा 1 को मात्रा 2 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। अगर हम कहें कि 3 जो है 4 का कितना प्रतिशत है, 3 4 का कितना प्रतिशत है, तो इसको अगर पहले तो ऐसे अगर लिखेंगे कि 3 4 का x प्रतिशत है, तो ये ऐसे बना। तो देखिए क्या कर लेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3/4 हो जाएगा, और 100 ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, और बराबर x, यानी परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 से 25, यानी 25 या 75% हो जाएगा x का मतलब। तो उसी को, इस लाइन को आप समझिएगा, और यहीं से ये चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है, कि मात्रा 1 मतलब जितना पूछा जाए, जैसे 3 4 का कितना प्रतिशत है, तो ये पहला स्टेप है, यानी मात्रा 1 है, और ये मात्रा 2 है, तो मतलब 1/2 × 100। तो कहने का मतलब ये है कि जिससे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, यानी 3 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो 3 को ऊपर लिखना, और जिसके संबंध में करना है उसको नीचे लिखना, और 100 से गुना करना है। कहने का जैसे यहाँ पूछा गया कि 20 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है, तो 20 ग्राम 1 किलो में 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, सीधा सीधे हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बराबर आंसर आ गया 2%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जहाँ के हमारा क्वेश्चन में यूज होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए, हाँ, अब ये वाली चीज़ें जो है, मूल्य परिवर्तन, उपभोग और व्यय। मूल्य परिवर्तन, उपभोग और व्यय, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैं बार बार आपको कह रहा था कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि होती है, तो व्यय को समान रखने के लिए उपभोग में कमी को निम्न सूत्र से दर्शाया जाए। ये सूत्र दिया गया, आपको सूत्र यादें नहीं करनी है, मैं आपको सूत्र से कोई भी क्वेश्चन बनाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। बहुत रेयर केस में आपको सूत्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ें लिखी गई है जो कि इम्पोर्टेंट है, कि देखिए, धनात्मक चिन्ह जो है मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है, और ऋणात्मक चिन्ह मूल्य में कमी को दर्शाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ तो बेसिक है यार, सबको पता ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक लगता है। देखिए, अब जो एक क्वेश्चन से मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन भाई, कि एक कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे व्यय समान रहे। भाई मैं इसमें टाइम लूँगा थोड़ा सा, आपको समझाना है, ठीक है, कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो कहने का मतलब है +10%, और परसेंट का मतलब नीचे 100, तो 0 0 खत्म, बच गया ये प्लस में 1/10। अब आपको समझना है कि ये पहले था, दाम जो था, प्राइस, ठीक है, ये सॉरी प्राइस, यहाँ पे हम इसको नीचे वाले में लिखेंगे, और ये बाद या फिर प्रेजेंट में, ठीक है, प्राइस। देखो, आपको बताए थे कि नीचे वाला क्या होता है, बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक होता है, यानी पहले जो था वो 10 रुपये थे, कितने रुपए थे, 10 रुपये प्रति केजी थे, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, उसमें 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो कहने का मतलब है 11 रुपये प्रति केजी हो गए, ठीक है। तो क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्या होता है,
मात्रा, यानी उसने खरीदा कितना होगा, ठीक है, उसने खरीदा कितना होगा। तो एक चीज़ समझिए, इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। आपके पास 110 रुपये थे आपके पैकेट में और आपको सबका चीनी ही लेना था, तो 10 रुपये किलो जब पहले दे रहा था तो आप कितने किलो खरीदते? 11 केजी खरीदते, ठीक है। और जब बाद में दाम बढ़ गया 11 रुपये हो गए तो आप कितने केजी खरीदेंगे? 11 दाएँ के 110, यानी 10 केजी खरीदेंगे। तो ये जो क्वांटिटी होता है इस दोनों का रिवर्स होता है, यानी अगर प्राइस 10 इंटू मतलब 10 अनुपात 11 के अनुपात में है तो मात्रा जो है 11 अनुपात 10 हो जाता है। अगर प्राइस 3 अनुपात 4 के अनुपात में है तो क्वांटिटी आपका जो है 4 अनुपात 3 में हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को सीखना है। अगर प्राइस जो है 5 अनुपात 6 के अनुपात में तो क्वांटिटी 6 अनुपात 5 के अनुपात में हो जाएगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हमको सीखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ पर हमें करना क्या है। अब ये चीज़ होगी। अब बोला उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे व्यय समान रहे। देखिए खर्च तो हम यहाँ भी 110 का कर रहे हैं इस लाइन में भी, और इस लाइन में भी हम खर्च पूरा पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसने उपभोग में कितना कमी कर लिया। पहले 11 किलो खरीदता था, अब 10 किलो ही खरीद रहा है, तो कमी हो गया 1 किलो का। कितना पे? तो 11 के। यहाँ देखिए कमी यानी माइनस हो रहा है, ठीक है। और अब इसको परसेंटेज में बदलना, क्योंकि प्रतिशत से पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखो 100/11, 100/11 अर्थात 11 नमा 99 और 1, यानी इतना माइनस आया था। तो कहने का मतलब है कि 9.1/11% की कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी? 9.1/11%। तो आपको इसी मेथड से बनाना है, ठीक है, आपको इसी मेथड से बनाना है। ये लॉन्ग मेथड है दोस्त, लॉन्ग मेथड को हमको सीखना नहीं है, ठीक है, नहीं तो माथा पजल हो जाएगा। चलिए, अगर अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में चीज़ें आ रही हो तो बहुत अच्छी की बात है, हमारा मेहनत सफल होगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। अपने साथ जो ये हमारा दोस्तों के साथ जो पढ़ाई है, स्टडी विद फ्रेंड्स, या फिर उसको जो हमने नाम दिया है, ठीक है, VCC, ठीक है, इसको आप लोग फैलाइए और सभी लोग दोस्त हम लोग मिल के पढ़ेंगे यहाँ पे, और इस बार सिलेक्शन होना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन और है, वही सेम चीज़ है तो इसको छोड़ देते हैं। अब जनसंख्या पे आता है क्वेश्चन, कि जनसंख्या पे देखिए हम कैसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है? जनसंख्या पर परिणाम। माना एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? P है। तो क्वेश्चन इसमें बनता है कि n वर्षों के बाद और या फिर n वर्षों के पहले। तो देखिए इसको करना क्या है। अब जैसे इसको हम पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझा दें कि एक शहर की जनसंख्या 1000 है। कितनी है? 1000 है। n वर्षों के बाद में ये क्वेश्चन आता है कि अगर वृद्धि दर जो है, उसकी वृद्धि दर जो है प्रत्येक साल यानी पर ईयर जो है 10% हो। कितना हो? 10% हो। तो 2 साल के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 3 साल के बाद कितनी जनसंख्या होगी? ये चीज़ें पूछी जाती है। तो इसमें सीधा सीधी आप ऐसे समझो कि 1000 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है, 10% बढ़ोतरी हो गया ना, तो 10% को आप लोग सीधा सीधी 110 बटे भी तो 100 कर सकते हो, क्योंकि 100 सब 110 हो गया। लेकिन अगर इसको आप नहीं करना चाहते, इसको आप नहीं करना चाहते, तो 10% को आपने क्या लिखना है? 10/100। कहने का मतलब 0 0 खत्म, 1/10, यानी वृद्धि हो रहा है ना 10 में 1, तो फाइनली ये होगा 11/10। तो इसका मतलब ये है कि पहले साल 1000 का 11/10 हुआ, फिर दूसरे साल फिर इसका 11/10 बढ़ जाएगा, फिर अगले साल 11/10 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है? कैंसिल कर लेना, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल। अब 11 का क्यूब कर लेना, 121 गुना 11, और अगर 121 और फिर 121 तो 1 3 3 1 1331 इसकी जनसंख्या होगी कितने दिन के बाद? यानी 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, मैंने 3 टाइम किया। तो ये जनसंख्या के बाद यानी n वर्षों के बाद हुआ, और इसी को यहाँ पे इसने ऐसे लिखा है कि ये 1000 हो गए P, और इधर हो गया 1 और प्लस R/100 पर पावर n। तो हमको ये सब चीज़ों को कंसेप्ट में क्लियर करके रखना है, हमको सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं होगा, हमको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब n वर्ष पहले में देखिए कि क्या है। वर्तमान जनसंख्या 25,710। तो यदि शहर की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है तो 7 वर्षों के बाद शहर की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी?
देखिए भाई प्रेजेंट जो है 25,710 है, 25,710 है। अब इसमें जो पूछ रहा है कि 7 वर्षों के बाद, ये तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, फालतू का हो गया, ठीक है। इसको ऐसे करने के लिए तो यहाँ पे यही करना होगा हमको कि 7% 8% की वृद्धि हो रही है ना, तो 8% का मतलब है 108/100, और इसको आप उन कर लो कितने टाइम, 7 टाइम कर लो, और फिर जो आंसर आएगा उसको करते रहना आप बैठ के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या पहले वाली आती है उसको ऐसे क्वेश्चंस उसमें बनाया जाता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे इसने बताया नहीं कि क्वेश्चंस इस तरीके से रहते हैं कि प्रेजेंट जनसंख्या जो है, यानी प्रेजेंट जनसंख्या जो है, समझ लो कि 1331 है, कितने हैं, 1331 लोग हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी जो है, यदि वृद्धि दर जो है, वृद्धि दर 10% हो, 10% हो, तो 3 वर्ष पहले इसकी कितनी जनसंख्या थी, 3 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, ये क्वेश्चन इसमें आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें आने चाहिए। बस सिंपल सी बात है, इसको देखिए बनाएंगे कैसे। मान लेते हैं कि 3 साल पहले जो जनसंख्या थी x थी, अब वृद्धि दर कितना था 10, तो 10 का मतलब है 1/10, यानी 1 कितना रहा 11/10, क्योंकि ये जो है प्लस होगा, तो यानी 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, और फाइनली वर्तमान में जनसंख्या कितना पूर रहा है, तो 1331। आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया। अब देखो 11 का क्यों होता है 1331, खत्म कर दो, और x बराबर ये 10⁻³ यानी 1000, हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्वेश्चन हमारा n वर्ष वाले में, पहले वाले में ये आता है, और बाद वाले में डायरेक्ट इसको रख लेते हैं x की जगह पे। चलिए हमारे ख्याल से ये क्लियर हो चुका होगा जनसंख्या वृद्धि में। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आगे क्या है, ये है मूल्यह्रास पर परिणाम। ये भी वही चीज़ें वही है, समझना अलग अलग तरीके से नहीं चाहिए, ठीक है। जब सेम चीज़ें तो एक ही कंसेप्ट हमको रखना है। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्तमान में, मतलब एक कोई मशीन है, क्या है, कोई समझ लो कि आपके पास मशीन है, मशीन में यही समझ लो कि या तो पानी पटाने का मशीन है, या फिर सिलाई करने वाला मशीन है, या फिर ये समझ लो कि आपके पास कोई एक लैपटॉप है, क्या है, लैपटॉप है, आपको ये समझना है, ठीक है। और इस लैपटॉप की कीमत मान लो कि आपके पास शुरुआत में 40,000 थी, कितनी थी, 40,000 रुपये। अब आपको पता है कि हर साल जो है इसकी रेट 10% जो है डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है, यानी मूल्य में कमी हो रही है हर साल। अगर आप इसको 5 साल के बाद बेचोगे, 5 साल के बाद बेचोगे, तो आप इसे कितने रुपए में बेचोगे, यानी 40,000 रुपये इधर हो गए, 40,000, ठीक है। ये जनसंख्या वाला पे ही करना है। अब इधर देखो 10% यहाँ पे माइनस में, यानी डिक्रीज हो रहा है, 0 यानी 1/10, ऊपर माइनस लगा हुआ है, यानी पहले 10 था, अब 1 घट रहा है, तो कितना प्रभाव हो गया, 9/10 हो गया। तो कहने का मतलब 9/10, और 5 साल के बाद तो फिर 9/10, फिर 9/10, और फिर 9/10, और एक टाइम और कर लेना आपको 9/10, ठीक है। अब इसको काटो, देखो 4 सुना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आप सबको इधर गुना कर लो, तो सबका यहाँ पे 9 से 9 गुना करोगे, फिर इसको गुना करोगे, 10 में पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही चीज़ें मूल्य में ह्रास में परिणाम, कि इसको हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, कि मतलब 3 साल के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 साल पहले कितना हो जाएगा। देखिए चलिए अब n वर्ष पहले, तो वही जनसंख्या पे आप चले जाओ कि एक मशीन की वर्तमान में जो है कीमत 1331 रुपया है, ठीक है। और हर साल जो है 10% की जो थी उसकी कमी हो रही थी, 10% नहीं, इसमें ऐसे रखो, क्या बोलते हैं, 929 वाला पे रखो, तब आंसर मतलब सटीक में आ जाएगा कि वर्तमान यानी प्रेजेंट वर्तमान कीमत जो है एक मशीन की जो है 929 रुपये है, और फिर उसमें जो था मतलब मूल्यह्रास जो था, दर में कमी जो थी, दर में कमी, मूल्य में कमी हर बार कितना था, 10% इसको बोल लो, ठीक है, 10%। तो 3 साल पहले उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए थी, तो देखिए निकालते हैं कि 3 साल पहले उसकी 10% का कमी हो रहा है, तो कहने का मतलब दाम बच गया 90, ठीक है, फिर 90 यानी 100, फिर 90 100 में, और फाइनली ये जो था 929 रुपये पे आगे लटका है। तो देखो यहाँ से अगर काटे 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 और एक ये 3 0, 1 0 यहाँ बचा हुआ देखिएगा,
9 नमा 81 नमा 729, तो ये 729 इसको कर लो 729, ताकि पूरा पूरी कट जाए। ये भी खत्म हो गया। देखिए तीनों 9 खत्म। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ से 100 बच जाएगा और एक ये 10 बच जाएगा, यानी 1000। यानी 3 साल पहले उस मशीन की कीमत कितनी थी, 1000। यानी क्वेश्चन दो ही तरीके से बना सकता है, या तो पहले पूछेगा या फिर बाद पूछेगा। मेरा कहने का मतलब ये। चलिए बहुत ही अच्छा। मेरे ख्याल से नॉन स्टॉप क्लास में नो बकवास में आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए, ठीक है। चीज़ें भी आगे बढ़ती जा रही है। अब आगे प्रतिशत के रूप में तुलना बात। ये क्वेश्चंस तो हमको लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुंह पे होनी चाहिए याद, मुंह पे याद होगी कि ए बी से R% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। देखो आपको मैं एक, जैसे ये लिखा ना क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन तो लिख के दे ही दिया है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ अपने तरीके से। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, क्या है 40% अधिक है, तो बी की आय जो है ए की आय से कितने परसेंट कम है। समझिएगा यहाँ पे कि ये ए है और ये बी है। ये तो सिंपल सी है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, बी की आय से अधिक है ना, तो बी को मान लो ये 100 है तो 40% अधिक है, नहीं 140 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा 140। और इसी को अगर हम रेशियो में कर लेते, इसी को अगर हम रेशियो में कर लेते तो देखो 40% का मतलब 40/100, यानी 20 दूनी 40, 20 बचे 100, यानी 2/5, यानी ए जो बी जो था वो 5 था, तो ए कितना था 5 2 7। देखो 20 बचे 100, 20 सत्ती 40, यही रेशियो आया ना, यही रेशियो आया ना यहाँ पे। इस चीज़ों को करने से ये वृद्धि हो रही थी इसलिए प्लस, ये जो 5 थी वो बेसिक वैल्यू थी, क्या थी बेसिक, यानी जिससे तुलना कर रहे हैं कि बी की आय से अधिक है, तो बी का पहले आपको पता होगा तभी तो आप उसमें प्लस या माइनस करोगे। तो ये वही बात हुई कि ए जो है 7 है और बी जो है 5 है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे देखो कि बी जो है कितना कम है, ये 7 है ये 5 है, तो कम कितना है 2 कम है, कितने में 7 में 2 कम है, ठीक है 7 में 2 कम है, तो 100 में कितना होता, यानी 200/7%, 200/7%। ये देख लो, अब इसको पूर्णांक कर लोगे तो 28.4/7% आ रहा है, मैंने टेस्ट बुक में लिखा है। चलिए तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना है, आपको इसी मेथड को ही रखना है ताकि सारे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लें। चलिए मज़ा आ रहा भाई पढ़ने में, और फिर कम वाला भी वही है। चलिए हाँ वही है, कम है तो बस रिजल्ट से कोई बात नहीं, देख लो इसको कि ए बी से 40% कम है, ये ए हो गया ये बी है, ठीक है। अब ये बी, अगर बी 100 है, अब ए इससे 40% कम है, तो 40% का मतलब 60 बच जाएगा अब इसके पास, ठीक है। तो पूछ रहा है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि 60 से 100 यानी 40 अधिक है, कितने में अधिक है 60 में अधिक है, कितने में अधिक है 60 में 40 अधिक है, तो ये 100 में कितनी होगी, देखो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी 200/3 अर्थात 66.2/3%, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको चीज़ें। कंसेप्ट क्लियर कर लेने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, और ये सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलते हैं ना, क्रमिक वृद्धि, क्रमिक वृद्धि, आपको मैं इसको समझाऊंगा ऐसे। ये सारा एक ही मॉडल से, जैसे देखो जनसंख्या वाला पे इसने क्वेश्चन को अटैच किया है। देखिए क्या किया है कि एक शहर की जनसंख्या इतना है, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में कुछ नहीं, मतलब 2 वर्ष के बाद ही पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि 1,80,000 है ना, 80 नहीं 18,000 है, 18,000 है। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई यानी 110 हो गया, ठीक है। दूसरे परसेंट में 20% की वृद्धि हुई यानी 120 हो गया। तीसरे वर्ष में पूछता तो लेते, चौथे वर्ष में पूछता तो लेते, नहीं पूछा तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। अब हमको क्या करना, इक्वल टू में निकाल देना कि जनसंख्या कितना होगा 2 साल के बाद, काट छाँट कर दो भाई, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये जीरो से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3 जीरो है, तो 1 जीरो और 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, ये तो कैंसिल हो गया। अब इधर बच गया 180 और इधर बच गया 11 × 12 यानी 132,
तो आप 132 गुना 180 कर लोगे तो आपका मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए 132 और गुना 18 कर लो, बाद में जीरो लगा देना। तो 2 अट्ठी 16 के 6, बाकी 1 13 अट्ठी 74 से और 1 76 से 105 और फिर 132 यहाँ से लिख लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं 132। ठीक है, चलिए ये 6 5 2 7 3 2, यहाँ पे एक जो जीरो मैंने इसका छोड़ा था ना वो जीरो यहाँ पे, यानी 23,760 हो जाएगा। अब चेक करते हैं इसका आंसर कितना है। 23,760, लेकिन पूछा कितना दो, हाँ ठीक है, जनसंख्या का पूछा है। देखिए ये रहा ना सही से 23,760, ये वाली चीज़ है 23,760, 23,760। चलिए अब मैं इरेज करता हूँ इसको पूरा और फिर अब दूसरे टॉपिक पे पढ़ते हैं। क्या है आज का टॉपिक में दूसरा चीज़, क्रमिक कमी, भाई सेम चीज़ है ये भी, तो ये भी कोई एकदम है नहीं। चलिए ये हमारा हो गया ख़त्म थ्योरी सेक्शन। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं टेक्स्ट बुक में इतना नोट्स बनाया था आज के परसेंटेज वाली क्लास में। ठीक है, परसेंटेज वाले क्लास में इन्होंने इतना चीज़ बनाया था। ठीक है, तो जैसा कि थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, थ्योरी सेक्शन अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई कीजिए। हम जो आपको आज एक रूटीन शेयर करते हैं, देखिए हम लोगों को पढ़ना किस तरीके से। अब जो हमारी वीडियो आने वाली है इधर क्रैश कोर्स के माध्यम से, देखिए पढ़ना कैसे, डेली के डेली, डेली के डेली चैप्टर वाइज, ठीक है ना, चैप्टर वाइज 10 क्वेश्चन होंगे, कम से कम 3 चैप्टर इंक्लूडेड होंगे एवरीडे। कहने का मतलब एवरेज लिया है तो 10 क्वेश्चन एवरेज के होंगे, परसेंटेज लिया है तो 10 क्वेश्चन परसेंटेज के होंगे, फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का लिया तो 10 क्वेश्चन इसके होंगे। ठीक है, आपको ये 3 वीडियो इसमें मिलेगी। फिर उसका जैसे चैप्टर वाइज आज मैंने प्रतिशत का थ्योरी सेक्शन पढ़ा, तो प्रतिशत का आज कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन का हो, कि टाइप वाइज होंगे, यानी एक चैप्टर वाइज हम लेकर के चलेंगे पर्सनली। ठीक है, और फिर जीके जीएस में अगर बात करें कि जीके में हम लोग कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे साइंस को ज़्यादा फेमस करेंगे। ठीक है, साइंस को ज़्यादा फेमस करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको न्यूटन की गति के नियम को पढ़ेंगे, न्यूटन की गति के नियम को पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चंस बनाएंगे और लास्ट में फिर जो नॉमेरिकल पार्ट होता है ना, नॉमेरिकल, वो सारी चीज़ें आप मतलब हम लोग बस सीधा आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट्स को या फिर एस्पिरेंट्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स, एंड यू आर आल्सो ए स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग को दोनों भाई को मिल के पढ़ना है। ठीक है, और इस बार सिलेक्शन पक्का होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो बाबू झूलते रहना घर में। चलिए ओके, थैंक यू दोस्त। आज का ख़त्म हुआ वीडियो, मिलते हैं अगले क्लास में।